गुड इवनिंग एवरीवन. इज माय वॉइस एंड वीडियो क्लियर? वॉइस और वीडियो क्लियर है सभी को? सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्लास. एक टॉपिक रह गया था हमारा, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो इज दैट we will take a break from that and will first complete this schedule of the constitution. तो प्लीज हेडलाइन लिखो, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय अ शेड्यूल? शेड्यूल का मतलब क्या होता है बेटा? शेड्यूल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल? से फॉर एग्जाम्पल, आपने एक किताब लिखी, ठीक, ड्रॉ कर लेना साथ में. किताब लिखते लिखते कोई ऐसा टर्म आ गया जिसको आप अगर एक्सप्लेन करने जाएं तो फिर 5 पेज उस या 6 पेज आपको उस टर्म को एक्सप्लेन करने में लगेगा. तो आप क्या करते हो? इस टर्म पर लगाते हो स्टार और अलग से इसका एक्सप्लेनेशन पूरी किताब खत्म होने के बाद चिपका दिया जाता है किताब के आखिरी में. तो उसे हम क्या बुलाते हैं? शेड्यूल ऑफ दैट बुक. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अगर पन्ने चिपके हुए हैं तो उसे हम क्या बुलाएंगे? शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हेंस इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट होता है. सभी को क्लियर है ये शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल? मीनिंग ऑफ शेड्यूल इज क्लियर? वेरी गुड. नाउ हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे ओरिजिनल संविधान में 8 शेड्यूल थे. प्रेजेंट के संविधान में कितने शेड्यूल हैं? 12. ठीक है, ओरिजिनल लिख लो. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे. प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? 12. मतलब 4 अमेंडमेंट होकर आया होगा. ठीक है, क्लियर है ये चीज? सभी को क्लियर है? 4 ऐड होकर आया था. ये सब लिख लो, ये सब लिखा नहीं मिलेगा बिकॉज बहुत सारी चीजें अभी हम यहां पर लिखने वाले हैं. ठीक है, नाउ टोटल 12 शेड्यूल हैं. तो 12 को एक एक करके हमें देखना होगा कि किस शेड्यूल में क्या है. ठीक है, तो शेड्यूल 1, ठीक है, शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट नेम प्लस एरिया ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरी का नाम क्या होगा? उसका एरिया क्या होगा, जिसको हम क्या बुलाते हैं? जुरिसडिक्शन. तो शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट द नेम एंड, ठीक है, नेम एंड एरिया ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर मेंशन्ड अंडर व्हाट? शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लिख लिया सभी ने? आराम से लिखो, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. डन सर. 2 लोगों का आया, बाकी लोग? बाकी लोग ऐसे ही प्रवचन सुन रहे हैं मेरा? चलो बढ़िया है, कुछ तो सुन रहे हैं. शेड्यूल 2, सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ शेड्यूल 2 में बेसिकली
कुछ ऐसे लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को कितना पैसा मिलेगा, क्या प्रिविलेज होगा, ठीक है, सैलरीज, प्रिविलेजेस, ठीक है, अलाउंसेस, इन सारे के बारे में बात कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं जिसके सैलरीज, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस के बारे में सेकंड शेड्यूल में दे रखा है। तो सर इसको रटे कैसे? तो रटना बहुत आसान है। देखो, सेंटर लेवल पर कौन हो गया बेटा? प्रेसिडेंट, ठीक है। सिमिलरली प्रेसिडेंट का कोरोलरी कौन है? उधर स्टेट पर गवर्नर। दूसरा, सेंट्रल लेवल पर कौन है? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना। तो इधर कौन हो जाएंगे? स्पीकर प्लस डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। फिर सेंटर लेवल पर कौन है? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ, सॉरी, राज्यसभा। तो इधर कौन हो जाएंगे बेटा? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वो। इसके बाद सेंटर पर कौन है? सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के जज। इसका काउंटर स्टेट पर कौन होगा बेटा? हाई कोर्ट का जज। और इन सब के साथ साथ लास्ट में कौन होगा? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इन सब के सैलरीज, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस का प्रोविजन इन सेकेंड शेड्यूल में दे रखा है। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक। याद करना आसान है, वेरी इजी। क्या आसान है ये देखो, आप ये चार अगर याद रखेंगे तो इंटू टू कर दें उसको। प्रेसिडेंट का गवर्नर, लोकसभा का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा का स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट जज का हाई कोर्ट जज, और लास्ट में कौन बैठा है? कैग। इनके सैलरीज, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस के बारे में यहां पर दे रखा है। किसी को मुश्किल तो नहीं हो रही याद करने में? एनीवन हु इज फेसिंग डिफिकल्टी? याद हो जाएगा, 2-3 बार देखोगे ना, इस तरीके से याद करोगे, याद हो जाएगा आराम से। अरे याद हो जाएगा, 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में बेसिकली आपने देखा होगा, आपने मोदी जी को देखा होगा, इलेक्शन के पहले इलेक्शन कमिश्नर के पास जाते हैं और ओथ पेपर एक साइन करके देते हैं। हैव यू सीन दैट? मोदी जी को देखा है, फोटो आता है बहुत सा, मोदी जी गए, पावर ऑफ आईएएस, पावर ऑफ डीएम दिखता है, ऐसा फोटो चलता होता है व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, वो उनको घर पर भी बुला लेंगे तो भी आना होगा उनको वहां पर। नहीं तो क्या होगा? ट्रांसफर। चल, वो सब इंस्पिरेशन के लिए ठीक है। तो वो जो साइन करके देते हैं वो बेसिकली क्या देते हैं? ओथ अफर्मेशन साइन करके देते हैं। तो ये ओथ अफर्मेशन के बारे में, ठीक है, ओथ वगैरह का जो फॉर्म है, ठीक है, ये कहां है? शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसको कैसे रखना है देखो ध्यान से। तो जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, ठीक है, जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो कैंडिडेट्स
हु आर मतलब जो खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, ठीक है, कैंडिडेट्स जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, उनको ये ओथ लेना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, इनमें से इनमें से कुछ लोग जीतेगा, इसी कैंडिडेट, ये याद कराने का तरीका है बस, इन कैंडिडेट में से कोई जीतेगा। तो अगर लोकसभा, यार यार लोकसभा मत करो यार, इसको ये कर लो, पार्लियामेंट कर लो, ठीक है, डू इट पार्लियामेंट। जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, उसके बारे में। अच्छा, जो कैंडिडेट्स खड़े हुए उसमें से कोई जीतेगा, जीतने के बाद क्या बनेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी ओथ लेना पड़ेगा, उसका ओथ अलग है। कैंडिडेट का ओथ का फॉर्म अलग है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ओथ का फॉर्म अलग है, ठीक है। इसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कुछ मिनिस्टर्स बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, तो यूनियन मिनिस्टर का फॉर्म अलग है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर का फॉर्म अलग है। तो जो काम आपने पार्लियामेंट के लिए कर दिया, क्या वही काम अब हम स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कर सकते हैं? तो कैंडिडेट्स फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, कैंडिडेट्स फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा, जो इलेक्ट होकर आएंगे, एमएलएज, ठीक है, एमएलएज एंड एमएलसीज, ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए फॉर्म होगा। यूनियन मिनिस्टर था, तो यहां पर कौन होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स, तो उनके लिए फॉर्म होगा ओथ का। तो जो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में। और इसके अलावा 7, 8 और 9 नंबर ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देना है, 7, 8 और 9। सुप्रीम कोर्ट जज को भी ओथ लेना पड़ता है, उसका भी ओथ वहां पर दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा तो हाई कोर्ट जज को भी ओथ लेना पड़ेगा। और 9 नंबर पर बैठा है कैग का ओथ, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ओथ। तो ये मिलाकर टोटल हो जाते हैं फिर से 9। तो ये 7, 8, 9 हमने कॉपी पेस्ट किया यहां से, ठीक है, 7, 8 और 9 को हमने कॉपी पेस्ट किया है। सभी का हो जाएगा तो बता देंगे। शेड्यूल 3 तक पहुंच गए हम। एक बार पढ़ो इसको, जिनका हो गया प्लीज रीड इट, प्लीज रीड कीजिए शेड्यूल 1, 2, 3। हो गया।
पढ़ लिया सभी ने? नेक्स्ट इज शेड्यूल 4। दिस शेड्यूल 4 में क्या मेंशन है? एलोकेशन ऑफ सीट्स, allocation of seats to Rajya Sabha from various states and union territories। हर स्टेट पीएम एंड सीएम का सैलरी और उतना ही है, ठीक है। पीएम इज बेसिकली पार्ट ऑफ व्हाट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उन्हीं के साथ उनका है। सैलरी के लिए नहीं है। Fourth schedule is about allocation of seats to Rajya Sabha from states and union territories। किस स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, ये शेड्यूल 4 में मेंशन्ड है, ठीक है। नाउ there are people belonging to scheduled tribes not only present in northeast but across all other states in India, है ना। बहुत सारे स्टेट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब के पीपल जो हैं वो प्रेजेंट है, तो उनके लिए हम क्या बनाते हैं? शेड्यूल्ड एरियाज। In order to provide them some say in the administration process in local affairs, we make certain schedule areas। तो वो शेड्यूल एरियाज का मेंशन कहां है? शेड्यूल 5 में। साथ ही साथ देयर आर सर्टन स्टेट्स, ठीक है, जहां पर हमने जो ट्राइबल पीपल है वहां पर उन ट्राइबल पीपल को एक्स्ट्रा पावर्स दिए हैं, ठीक है। जैसे जुडिशियल पावर भी दे दिया है, लेजिस्लेटिव पावर भी दे दिया है, एग्जीक्यूटिव पावर भी दे दिया है, राइट टू टैक्सेशन भी दे दिया है किसी किसी अफेयर्स में। तो उसको जब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो उसे हम क्या बुलाते हैं? ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज में एक बड़ा फैक्टर क्या है, एक मेजर डिफरेंस क्या है? ट्राइबल एरियाज हैव मोर ऑटोनॉमी देन शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। कुछ केसेस में ये जजमेंट भी पास कर सकते हैं थ्रू लोकल लॉज, ओके। तो बहुत ऑटोनॉमी मिला हुआ रहता है ट्राइबल एरियाज में। ट्राइबल एरियाज कौन कौन से स्टेट में है, प्लीज फटाफट इसको लिखो। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एमएमटीए में चले जाओगे, मणिपुर भी याद दे देगा ऑप्शन में, इसलिए इसका निमोनिक्स याद करने के लिए मैं नहीं बोलता हूं, ठीक है। डोंट रिमेम्बर द निमोनिक्स फॉर दिस, ये 4 स्टेट्स याद रखने। एएमटीएम में एक ऑप्शन डी में दिया मणिपुर, तो खत्म। आसाम त्रिपुरा कर लोगे आप।
Next is Schedule 7 of the Constitution. Next is Schedule 7 of the Constitution. Now, Schedule 7 of the Constitution talks about division of power. Okay? Division of power through list system. Through list system. तो कितने लिस्ट हैं बेटा? 3 लिस्ट हैं. एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर बस और बस यूनियन लॉ बना सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है. फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करेंसी, ETC. There are certain subject जिस पे बस और बस स्टेट बना सकता है लॉ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. इसका एग्जाम्पल क्या है? पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ठीक है. These are all part of what? State list. और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर दोनों ही लॉ बना सकता है, ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल हो गया एडुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिजेस, डाइवोर्स, ठीक है. इन सारे सब्जेक्ट पर दोनों लॉ बना सकता है. इन केस देयर इज अ टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, द लॉ फॉर सेंटर विल प्रिवेल. लिख लिया? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है, हेल्थ. हेल्थ यार ये सब ना इधर स्टेट वाले में होगा. हेल्थ इज स्टेट. जितना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला है सब स्टेट में, ठीक है. तो आई थिंक हेल्थ यही होगा, चेक कर लेना, बट यही होगा हेल्थ. पढ़ते पढ़ते चीजें आप कभी कभी याद तो नहीं है, बट बी 100% श्योर हेल्थ यही होगा स्टेट. अनुमान नहीं लगा रहा, ये है ही ऐसी चीज है, ऐसे पढ़ा है, ठीक है. तो यही होगा. जितना भी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला सब्जेक्ट है ना सब इधर, और जितना भी पैसा वैसा मनी अच्छा अच्छा सब्जेक्ट है वो सब यूनियन के पास, ठीक है. तो इट्स लाइक दिस. चलो कुछ और फैक्ट्स हैं, ठीक है. अब इतना तो नहीं जाएंगे, ठीक है. कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि लिस्ट में ये ऐड कर लो. ओरिजिनल यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे? 97. स्टेट में कितना था? 66. और कॉन्करेंट में कितना था? 47. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 97 सब्जेक्ट्स थे यूनियन लिस्ट में, 66 सब्जेक्ट्स थे स्टेट लिस्ट में और 47 सब्जेक्ट्स थे आपके कॉन्करेंट लिस्ट में. बट अभी फिलहाल पोजीशन क्या है? There are more than 100 subjects in union list. State list में 61
और कंकरेंट लिस्ट में 52। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराना वाला। ठीक है, ये याद रखने का। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना था? हो गया सबका? 97, 66, 47। नेक्स्ट इज शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस हैं, चूंकि वो शेड्यूल में प्रेजेंट हैं, इसीलिए इन्हें क्या बुलाया जाता है? शेड्यूल्ड लैंग्वेज। शेड्यूल्ड लैंग्वेज। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज कौन होंगे लैंग्वेज बेटा? जो शेड्यूल 8 में प्रेजेंट है। टोटल लैंग्वेजेस कितने हैं? 22। अभी सबका नाम भी लिखेंगे। नाउ चूंकि शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो साथ साथ दो तीन चीजें और लिख लें। यहां ये शेड्यूल 8 में नहीं है, ये एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा जी के, एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या मतलब है बेटा? एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन एक जगह से दूसरे जगह जा सके। तो इंडिया का अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज देखोगे तो कौन कौन है इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? सेंटर का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंडिया मतलब सेंटर, यूनियन। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन? इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट इज नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज क्या हो गया? एक ऐसा लैंग्वेज जो मेजॉरिटी ऑफ लोग आपके स्टेट में बोलते हैं और स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करे। तो इंडिया में नेशनल लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? नो नेशनल लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज नहीं है नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का। एंड थर्ड इज क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब वैसे लैंग्वेज जो एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं और जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। so, तमिलनाडु से क्या आएगा? तमिल। केरला से क्या आएगा? मलयालम। कर्नाटका से क्या आएगा? कन्नड़। ठीक है, आंध्रा और तेलंगाना से क्या आएगा? तेलुगु। और इनके साथ साथ पूरे नॉर्थ इंडिया से क्या आता है? संस्कृत। और सबसे लास्ट में किसका एडिशन हुआ है? उड़िया। तो दीज 6 आर क्लासिकल लैंग्वेजेस। लिखो जल्दी से। सबसे लास्ट में इसी का एडिशन हुआ है, उड़िया।
उड़ीसा से, क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये पता था आपको, ये लास्ट वाला? डिड यू नो दिस? पता होगा, पढ़ा होगा। अब वापस से शेड्यूल 8 की तरफ अपना रुख करते हैं पढ़ाई का। ठीक है, शेड्यूल 8 की तरफ अपना रुख करेंगे पढ़ाई का। नाउ देर आर 22 लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल, बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना था? 14। तो अपने नोट्स में लिखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थे। ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रहा हूं अभी, ठीक है, याद करने में आसानी होगा, देख लेना। ठीक है, जैसे मैं अभी बना रहा हूं ऐसे बनाओ। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना था? 14। ठीक, इसके बाद एक और ऐड हुआ, सिंधी, थ्रू 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, ऐसे बनाना जैसे बना रहे हैं। इसके बाद 3 और ऐड हुआ थ्रू 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वो 3 कौन थे? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और इसके बाद 4 और ऐड हुए, चारों का नाम बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। दिस वॉज थ्रू 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो जादू क्या है, व्हाट इज जादू? कैन यू सी दिस जादू? 1 plus 3 will give you 4. 1 plus 3 will give you 4. 21 plus 71 will give you 92. अरे जानबूझ के नहीं किया, बस हो गया गलती से। 1 plus 3 will give you 4 and 21st plus 71st will give you 92nd Constitutional Amendment Act. कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। इंग्लिश नहीं है, ठीक है, इंग्लिश नहीं है। साथ ही साथ राजस्थानी भी नहीं है। कभी आ जाए राजस्थानी इज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज, लगेगा हाँ यार राजस्थान तो है, होना चाहिए, बट गुजराती है, पंजाबी है, ठीक है। सिमिलरली हरियाणवी नहीं है। ये सब हिंदी में। ठीक है बेटा, तो थोड़ा हाईलाइट करके ये दिमाग में रखना कि इंग्लिश नहीं है, राजस्थानी नहीं है, हरियाणवी नहीं है, ठीक है।
दिस इज योर 8th शेड्यूल, ओरिजिनल 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, किसी को कुछ पूछना हो 8th शेड्यूल में, क्या ही पूछेंगे। नेक्स्ट इज 9th शेड्यूल। नाउ 9th शेड्यूल के बारे में कुछ चीजें आपको जाननी होगी। सबसे पहली चीज क्या है, दिस वॉज एडेड थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, दिस वॉज एडेड थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऐड करके क्या करना चाहे, तो जैसे मान लो जैसे लैंड सील है, ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म्स के मेजर लेने हैं। ठीक है, आप अगर किसी से लैंड लोगे और दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो जिससे लैंड लोगे उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करोगे, है ना। तो बेसिकली यहां पर यह बोला गया कि अगर कुछ सरकार ऐसी मेजर्स ले रही है जिसके वजह से थोड़ा सा फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट हो जाए, ठीक है, तो वो चीज चैलेंज नहीं कर पाएंगे लोग कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर वो 9th शेड्यूल के अंदर किया गया है। तो 9th शेड्यूल के अंदर अगर सरकार आपके फंडामेंटल राइट से छेड़खानी कर रही है, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हो, ठीक है, टू रिस्टोर दोज फंडामेंटल राइट्स। दिस पोजीशन वाज वैलिड टिल केशवानंद भारती केस। उसके बाद से इवेंट 9 शेड्यूल कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कहने का मतलब यह है कि जब ये एक्ट आया और केशवानंद भारती के टाइम पर जो जो चीजें इस 9 शेड्यूल में गई उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। उसके बाद से चीजें अगर आप 9 शेड्यूल में डाल रहे हो तो उसका जुडिशियल रिव्यू संभव है। ये ध्यान रखना है, बस इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं। तो ये जो केस हुआ था, क्या ऐसा कैसे कर दोगे यार, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 9 शेड्यूल में आप कुछ भी डाल दोगे और फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएगा। तो इस पर केस हुआ था एंड द फेमस नेम ऑफ दैट केस वाज IR कोएल्हो केस। याद रखिएगा, IR कोएल्हो केस। क्या केस था कि ये तो मनमानी हो गई, 9 शेड्यूल में आप कुछ भी डाल सकते हो, दैट विल इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था, बाकी डिटेल में नहीं जानेंगे। क्या था 9 शेड्यूल, यहां लास्ट लाइन में लिखी हुई है, दैट सर्टेन लॉज वेर वैलिड इवन इफ इट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो चाहो तो इस लाइन को यहां पर लिख सकते। हो गया, सभी का हो जाएगा, बता देना। अरे नोट साथ ही बनाते चले जाओ, बाद में मौका नहीं मिलेगा। बहुत हो गया होगा अभी तक, देख लिया होगा आपने, इतना सारा पोथा हो चुका होगा अभी तक, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े कुछ समझ में नहीं आता होगा। नोट साथ में बनाते चलना है, पढ़ते रहना है। जो लोग भी लेट ज्वाइन किए हैं, सारा वीडियो कवर हो गया आपका। नेक्स्ट इज 10th शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट इज 10th शेड्यूल। नाउ दिस 10th शेड्यूल इज ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। लिखो इसको, 10th शेड्यूल को क्या बोला जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ।
and this was added through 52nd Constitutional Amendment Act of 1985. This was added through 52nd Constitutional Amendment Act of 1985. ये जब ऐड किया गया तो कुछ प्रोविजंस दिए गए एंटी डिफेक्शन के। क्या बोला गया कि से फॉर एग्जांपल देयर इज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, समझ लो सारा, मान लो एक निर्दलीय नेता है, इंडिपेंडेंट, उसने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गया। जीतने के बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, अरे वो इलेक्टेड वाला, हारने के बाद नहीं, जीतने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिफेक्शन। और जो आपके स्पीकर हैं वो चाहे तो इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। करेगा कि नहीं करेगा वो स्पीकर के ऊपर, ठीक है, कर सकते हैं। सिमिलरली राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अगर 6 महीने के बाद, मतलब आज के डेट में नॉमिनेट हुआ और 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट 6 महीने के बाद अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो स्पीकर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सर राज्यसभा में तो नॉमिनेटेड मेंबर है, तो राज्यसभा में स्पीकर कैसे डिस्क्वालीफाई करेगा, है ना। तो यहां जब मैं स्पीकर बोल रहा हूं तो स्पीकर का मतलब है चेयरमैन ऑफ दैट हाउस, उस सबका जो सभापति होगा ना वो, ठीक है, जो भी उस सभा के हेड होंगे उसके बारे में बात हो रही है, जो हेड होगा उसके बारे में। राज्यसभा में अगर ऐसा हो रहा है तो कौन करेगा डिसीजन, कौन लेगा, चेयरमैन। और लोकसभा में ऐसा हो रहा है तो डिसीजन कौन लेगा, स्पीकर। तो बेसिकली चेयरमैन जो सभापति है उनके बारे में बात हो रही है। थर्ड, अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने कांग्रेस के टिकर पर लड़ाई लड़ी और बोला कि जीतने के बाद बोलता है कि हम अपने कांग्रेस पार्टी का मेंबरशिप गिव अप कर रहे हैं, वॉलेंटरी बोल रहा है कि हम गिव अप कर रहे हैं, तो उसकी सीट जा सकती है। तो वॉलेंटरी गिव अप्स, वॉलेंटरी गिव अप्स द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। इस केस में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और चौथा, अब पार्टी संस्थान का कोई हेड होता है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, विप, ठीक है, पॉलिटिकल विप। मान लो किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा हो रही है लोकसभा या राज्यसभा में और आप पार्टी के हिसाब से वोट नहीं कर रहे हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ वन refuses to vote against the will of the party, तो पार्टी चाहे तो लिखेगी चिट्ठी सभापति को कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, उसके बाद सभापति डिसाइड करेंगे कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। तो इफ यू वोट और रिफ्यूज टू वोट, ठीक है, अगेंस्ट द विम्स ऑफ द पार्टी, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ पार्टी इफ यू वोट, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब फंडामेंटल राइट का वायलेशन है या नहीं है इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ मेंस क्लास, इट्स अ पॉलिटी क्लास फॉर प्रीलिम्स।
ठीक है। नाउ ये जो सभापति डिसीजन लेंगे, ठीक है, राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर, तो ये जो इनका डिसीजन होगा लॉ में लिखा था, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ में लिखा था कि इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया, वहां लिख दिया डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज्ड। किसका डिसीजन? वही चेयरमैन सभापति का डिसीजन, या तो स्पीकर का डिसीजन या तो आपका चेयरमैन का डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहां पर भी एक फेमस केस होता है, केस का नाम पता है आपको? यू नो द नेम ऑफ द केस? वेरी इंपॉर्टेंट केस। एनीवन? की हो तो हॉलोअन, अरे बेरू बारी और मिनरेवा मिल तो बस यही याद है आप। 1993 का केस है ये, कि हो तो हॉलोहन केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि डिसीजन ऑफ द चेयरमैन एंड स्पीकर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका भी, फाइनल डिसीजन नहीं होगा वो। और ऐसा उन्होंने क्यों बोला? बिकॉज वहां पर क्या दलील दी कि जब स्पीकर और चेयरमैन किसी चीज के ऊपर, यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर जब जजमेंट ले रहे हैं, तो दे आर एक्टिंग एज अ जज, दे आर एक्टिंग इन देयर जुडिशियल कैपेसिटी। तो चूंकि जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं, तो फाइनल डिसीजन शुड रेस्ट विद अस, नॉट विद देम। दैट्स व्हाई, since they are adjudicating the dispute, that's why this is subject to what? Judicial review. Kyoto Holohan. ये है आपका 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पढ़िए अच्छे से। नेक्स्ट इज 11th शेड्यूल। 11th schedule was added by 73rd Constitutional Amendment Act. 11th schedule was added by 73rd Constitutional Amendment Act. और इसमें दे क्या रखा है? What is given here? Functional role of पंचायत, कि आखिर पंचायत को क्या क्या फंक्शन दिए जा सकते हैं। तो कितने फंक्शन का मेंशन किया गया है? टोटल 29 फंक्शंस। Total 29 functions are mentioned under 73rd Constitutional Amendment Act. और यही चीज ये जो 11th शेड्यूल है, ये एक संविधान के एक आर्टिकल के अंदर है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? 243G। asked in BPS। पढ़ेंगे पंचायती राज में भी। लिख लिया सभी ने? डन।
and the last one is 12th शेड्यूल। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था? ये तो पता होगा, लास्ट है तो पता होना चाहिए। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? बेटा लॉजिक क्या बोलता है ये देखो ध्यान से। 9th शेड्यूल थ्रू 1st, 52nd 10th शेड्यूल, 73rd 11th शेड्यूल, बढ़ता चला जाएगा ना बेटा। अगला क्या होगा? 74th से ना। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गिव फॉर व्हाट? 12th शेड्यूल। अब इसके अंदर बेसिकली क्या क्या फंक्शंस अर्बन लोकल बॉडीज को मिलने चाहिए? फंक्शंस फॉर urban local bodies are mentioned. Total how many functions are there? 18 functions. And under which article of the constitution? 243W. 12th शेड्यूल कहां मेंशन है? 243W में। ये नहीं पूछा जा सकता है कभी भी। हो गया सभी का? अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबीज, म्युनिसिपैलिटी हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, उसके बारे में। अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबीज। शेड्यूल को रटने का तरीका पूरा दुनिया भर में यही तरीका याद होता है। आई होप आपको भी पता होगा। पता है आपको? यस सर, वेरी गुड। तो ये 10 शेड्यूल है और 10 नाम लिखे हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो रट लीजिएगा। T stands for name of territories, E for emoluments, A for affirmation, oath affirmation लिखा था, R for राज्यसभा, S for schedule areas, ठीक है। O for other schedule areas जिसको हम लोग और क्या बुलाते हैं? ट्राइबल एरियाज। F for फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब वो 7 शेड्यूल वाला चीज। O for ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, मतलब सिर्फ लैंग्वेजेस। ऑफिशियल तो नहीं बोलना चाहिए था, बट ठीक है, शेड्यूल लैंग्वेजेस। L for land reforms through first constitutional amendment act, D for defection, P for panchayats and M for municipalities. These are misnomers, okay? Scheduled languages, बस ठोक पीट के किसी तरह बनाना था तो बना दिया। This is misnomer. It's not for official language. It's for scheduled language. ये सीखा ना हमने, इसको क्रॉस कर दो मैं यहाँ पर। याद करने के लिए आप ओल्ड लैंग्वेजेस में एल याद रखें। दिस इज इट फॉर शेड्यूल्स। किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? कल की क्लास 1 बजे पता है आप सबको? मई एंड तक खत्म हो जाएगा आपका पॉलिटी। लास्ट स्लाइड यही है। अच्छा, लास्ट स्लाइड ये वाला। सबसे बड़ा टॉपिक यही है। डन एवरीवन? सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। फिर कल मिलते हैं, ठीक है? कल फंडामेंटल राइट से शुरू करेंगे।
1773 से 1947 तक का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हिस्ट्री में देखा जाएगा बस। पहले पूरा संविधान पढ़ लो, ना याद हो जाए बहुत है। ठीक है, चलो डन।